हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का अपने परिवार एवर एग्ज़ाम में स्वागत है। तो कल आपकी क्लास थी, मतलब अभी आपका सुबह का 2 बज रहा है। ठीक है, अभी आपका सुबह का 2 बज रहा है, 2 AM। तो कल आपकी क्लास थी, अब वो आपकी नहीं हो पाई, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कुछ कारणों की वजह से मैं आपका नहीं आ सका टाइम पर। कुछ ऑफिस में कुछ समझ रहे हैं, कुछ चेकिंग के लिए रात में जाना पड़ा, तो उसी चक्कर में मैं आपका नहीं आ सका। पर चलिए कोई बात नहीं। अब मैं आपकी क्लास अब 2 बजे, अब यहाँ पर मैं लाइव तो नहीं कर सकता क्योंकि कारण क्या है कि स्टूडेंट नहीं आ पाएंगे। इसलिए मैं ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड कर देता हूँ, और जो हमारे कंप्यूटर जी होंगे वो इसे आपका सुबह तक डाल देंगे, ठीक है, अपने हिसाब से। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ आपका, बात यहाँ पर आपकी चल रही थी, ठीक है, मॉक टेस्ट 3 के बारे में। राजस्थान जेईई मॉक टेस्ट 3 के बारे में यहाँ पर बातचीत चल रही थी। देखो आज के जो क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं वो आपका आरपीएससी लेक्चरर का एक एग्जाम हुआ था, उसके मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है। ये आपके जो क्वेश्चन है ये आपका आरपीएससी लेक्चरर का एग्जाम हुआ था। देख लेते हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है, टेक्निकल के जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे वो मैं एक बार यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको ओवरव्यू हो जाएगा। ठीक, उससे पहले एक आपके लिए एक अनाउंसमेंट हमें करना था, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वो ये रहने वाला है कि जो स्टूडेंट आपका यूपीपीएससी एई के बारे में बातचीत करते हैं कि सर आप हमारे बारे में नहीं सोचते हो, या फिर कुछ ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि सर आप उसके लिए क्वेश्चन नहीं कराते हो, ठीक, या फिर जो स्टूडेंट राजस्थान जेईई वाले भी हैं वो जो ये चाहते हैं कि सर मैं अपना कम टाइम में रिवीजन करना चाहता हूँ, ठीक है, ये आपका किसके हिसाब से रहने वाला है, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। यूट्यूब पर आपकी जो क्लास है वो एज इट इज चलती रहेगी, ठीक है, लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो समझ रहे हैं, जो थोड़ा लेजी टाइप का है, ठीक है, तो और ये चाहता है कि मैं अपने आप से बैठ करके नहीं कर पाता हूँ या मुझे जल्दी रिवीजन चाहिए, तो उसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं ये आपका यूपीपीएससी जेईई और राजस्थान जेईई का ये क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच रहने वाला है। ये जो राजस्थान जेईई का क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच था, इसकी जो आपकी फीस थी पहले वो आपकी थी डेट इज 2,999 थी, तो जो कि आपकी 199 कर दी गई। अब आपकी जो फीस है वो आपकी 199 है, सॉरी उल्टा कर दिया, ठीक है, ये आपकी फीस 199 है, और ये आपकी जो फीस है यूपीपीएससी जेईई की वो आपकी कर दी गई है 299। तो आप इसे अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपकी जल्दी कवर अप हो जाएंगे, और पूरी पूरी जो भी आपकी चीज़ें रहेंगी वो आप जल्दी जल्दी आप ब्रशअप कर पाओगे। केवल एक इसका यही लॉजिक रहने वाला है, और आपकी अपनी मर्जी है, जैसा आपको सही लगे वैसा आप काम कर सकते हैं, हमें केवल आपको बताना था। ठीक, उसके लिए आप ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, कोई दिक्कत आती है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी, वैलिडिटी आपकी 1 मंथ रखी गई है, इसी वजह से रखी गई है जो क्योंकि आपका एग्जाम है और आप इस पर काम कर पाएँ। चलिए बात कर लेते हैं। तो ये एसएससी जेईई मेंस का आपका बैच चल रहा है, देख सकते हैं आप इसे चलिएगा। मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तबीयत तो चलती रहती है। क्वेश्चन 1 पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। अब आपको काम क्या करना है, लास्ट में जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, क्लास आपकी रिकॉर्ड करके डल जाएगी, तो आपको एक बार कमेंट करके अपने मार्क्स बता देना कितने कितने सर आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बताने हैं कि सर कितने कितने हमारे मार्क्स आए हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। फ्रोज इज डिफाइंड एज, ठीक है, फ्रोज इज डिफाइंड एज, तो ये आपका क्या रहने वाला है, ये आपका डिप्रेशन हुआ करता है ऑन द टॉप ऑफ द ब्रिक, जिससे कि आपका, ठीक है, जो भी आपका बॉन्ड रहेगा वो आपका बॉन्ड आपका सेफ हो सके और स्लाइडिंग में आपकी कोई दिक्कत ना हो। तो बेसिकली आपका ए आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाया करेगा। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सारी की सारी चीजें आपको आती होंगी, आप देखिएगा एक बार जरा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट व्हेन प्रेजेंट इन एक्सिस क्वांटिटी चेंजेस द कलर ऑफ द ब्रिक फ्रॉम रेड टू येलो। रेड टू येलो में बेसिकली यहाँ पर आपका एल्यूमिना ऑप्शन है, वो तो आपका नहीं होगा, वो तो आपका प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करेगा। अब यहाँ पर ये सिलिका, ये आपका लॉस ऑफ कोहेजन को बचाने का काम करेगा। एल्कली आपका इफ्लोरेसेंस आपको देगा, तो यहाँ पर आपका लाइमस्टोन, डी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा करेगा। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल से क्वेश्चन है यार, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, क्या यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू एस्टिमेट साउंडनेस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। यहाँ पर आपकी बात चल रही है साउंडनेस के बारे में, यहाँ पर आपकी बात चल रही है साउंडनेस के बारे में। तो आपको पता है कि यहाँ पर लीड चटरलियर एपरेटस का आपका बेसिकली यूज किया जाता है, लीड चटरलियर एपरेटस का आपका यहाँ पर यूज किया जाता है। ए आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाया करेगा। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम वगैरह आ रहे हैं,
ठीक है, हमारा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कारण क्या है, अगर एक बार समझ रहे हैं तबीयत खराब हो जाती है, फिर टाइम ज़्यादा खराब हो जाता है, 3-4 दिन ऐसे ही खराब हो जाते हैं। यहाँ पर फ्लाई ऐश इज रेजिड्यू जनरेटेड फ्रॉम, तो आपको पता है फ्लाई ऐश के इसके कॉन्स्टिट्यूएंट भी आपको ध्यान रख लेने हैं। अब यहाँ पर फ्लाई ऐश जो आपका हुआ करता है वो आपका कहाँ से जनरेटेड होता है, वो आपका थर्मल पावर प्लांट से जनरेटेड आपका हुआ करता है। डी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाया करेगा। तो मतलब जो आपका जो थर्मल पावर प्लांट का वेस्ट रहने वाला है उसका भी आप यूटिलाइजेशन करने वाले हैं क्या, उसका भी आप यूटिलाइजेशन करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपका गुड होगा एनवायरमेंट के लिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट सारी की सारी चीजें आपको आती हैं। क्वेश्चन पढ़ेगा, 4 मेन ऑक्साइड प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। पहली बात तो यहाँ पर आपकी ओपीसी की बात चल रही है, यहाँ पर CaO, Al2O3, SiO2 एंड Fe2O3। आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोपोर्शन इन ए टिपिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ओपीसी। ठीक है, पहली बात तो आपका लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, तो लाइम आपका सबसे ज्यादा होगा, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाया करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाया करेगा। ठीक है, ये आपका आरपीएससी लेक्चरर का पेपर है जो आपका हुआ था, तो इसी तरह के सारे क्वेश्चन हम आपको करा देंगे, फटाफट देखिएगा। यहाँ पर फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी आपको पता है, रेड इज 10 आवर्स। ठीक है, 10 घंटे आपका रहने वाला है, नॉट ग्रेटर देन 10 आवर्स, तो ये आपका रहने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, क्या आपका आंसर यहाँ पर रहने वाला है। क्वेश्चन में बात चल रही है, द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कैन बी इंक्रीज बाय द एडिशन ऑफ, मतलब आपको यहाँ पर आपका सेटिंग टाइम आपको बढ़ाना है। सेटिंग टाइम जब आपको बढ़ाना है, या तो आप क्या काम करेंगे, शुगर ऐड कर देंगे, ठीक है, या फिर आप क्या ऐड कर देंगे, जिप्सम ऐड कर देंगे। कैल्शियम क्लोराइड जो आपका एक्सीलेटर होता है तो यहाँ पर आपका बी आंसर अप्रोप्रिएट होगा, बी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाया करेगा। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, आपको पता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बेसिकली आपकी वो करती है 20 से लेकर के 30% के बीच में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। क्या यहाँ पर आपकी बात रहने वाली है, फॉर टेस्टिंग द कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, द सीमेंट मोर्टार इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड इन द प्रोपोर्शन ऑफ, तो सीमेंट और सैंड का जो प्रोपोर्शन होगा वो 1:3 रहने वाला है 1:3 रहने वाला है। और जो क्यूब होगा उसका साइज आपका हो जाया करेगा 70.7 mm आपका हो जाया करेगा। और जो मैं सैंड यूज करूंगा इसमें वो आपका इनोर सैंड रहने वाला है, साउथ में एक ठीक है जगह है, वहां का सैंड हम यूज किया करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाया करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, क्या यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है। द एग्रीगेट विच पास थ्रू 4.75 mm IS sieve and entirely retained on 70 micron sieve and entirely retained on, ठीक है, retained on 75 micron sieve, तो उसे आपका क्या बोलना करेंगे। यहाँ पर मैं बात करूँ अगर, तो ये हो गया आपका 4.75 mm का ये आपका सीव हो गया एक। उसके बाद यहाँ पर ये 75 माइक्रोन सीव हो गया, वो आपका ये रहने वाला है 75 माइक्रोन सीव सिंपल सा सोचो यहाँ पर कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर क्या क्या बातें और आपके की गई हैं। तो यहाँ पर कुछ आपका मिसिंग कर दिया, अच्छा ओके ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है थ्रू 4.7 माइक्रोन सीव, वो आपका पास हो गया, यहाँ मतलब यहाँ से पास हो गया, लेकिन इस पर आपका रिटेंड हो गया है। तो ये जो आपका हो जाया करेगा, ये आपका हो जाया करेगा फाइन एग्रीगेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मैं सोचा कोई न्यूमेरिकल है, चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट मिक्स इज, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट मिक्स इज, तो जो आप ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट क्या करते हैं ग्रेडेशन अच्छा रखने वाले हैं, ठीक है, उसमें आपका प्रोपोर्शन सभी टाइप के एग्रीगेट का होना चाहिए, ठीक। तो उस कंडीशन में फायदा क्या हुआ करता है, क्यों हम ऐसा काम करते हैं, आपको पता है स्ट्रेंथ आपका अच्छा रहने वाला है। तो बेसिकली आप क्या चाहेंगे, आप आपका एयर वॉइड्स आपको रिड्यूस करना चाहेंगे,
तो यहाँ पर आपका रिडक्शन इन एयर वॉइड्स, तो आपको पता है 1% अगर आप एयर वॉइड्स आपके 1% अगर आपके एयर वॉइड्स हैं आपके कंक्रीट में, उसकी वजह से आपकी 5% स्ट्रेंथ आपकी रिड्यूस हो जाया करती है। लेकिन अगर आपके 5% एयर वॉइड्स प्रेजेंट हैं तो उसकी वजह से आपका 25 से लेकर के 30% तक आपकी स्ट्रेंथ का रिडक्शन हो जाया करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाया करेगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ एडिंग पोजोलोना, ठीक है, ये आपका पोजोलोना है, ठीक है, पोजोलोना टू लाइम इज, पोजोलोना टू लाइम क्या रहने वाला है, टू रिड्यूस श्रिंकेज को रिड्यूस करने का काम करेगा। उसके बाद इंक्रीज रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्रैकिंग के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद यहाँ केमिकल अटैक के लिए भी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाया करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, क्या यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है, कंसीडर द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, कंसीडर द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं। अब ये ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ एक बार ABCD। तो यहाँ पर आपके समझ रहे, ये आपका 1 2 3 4, ठीक है, ABCD आपके अलग ऑप्शन होंगे, ठीक है। मतलब इसे आपको एक तरीके से ऑर्डर में, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना था, ठीक है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पर लगाना था, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इफेक्टिवनेस के हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पर इसे लगाना था। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, ये आपका क्या हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो आपका ये ब्रश एप्लीकेशन आपका हो जाएगा। तो ब्रश एप्लीकेशन मान लेता हूँ मैं, ये ऑप्शन मान लेता हूँ, ब्रश एप्लीकेशन आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा डिपिंग आपका रहने वाला है, थर्ड हो जाएगा, फिर फोर्थ हो जाएगा, सबसे अच्छा 1 होगा। तो ये आपका 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 इज द करेक्ट आंसर मान लेता हूँ मैं, ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर आपका 2 3 4 1 जिनका आंसर आ रहा है, मतलब सबसे इफेक्टिव आपका, सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा आपका प्रेशर एप्लीकेशन होगा, सबसे जो कम वाला रहने वाला वो आपका ब्रश एप्लीकेशन रहने वाला। ये बातें आपको पता है। चलिए आगे बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी साथी। द रेडियल स्प्लिट विच आर वाइडर ऑन द आउटसाइड ऑफ द लॉग एंड नैरो टूवर्ड द पिथ, ठीक है, मतलब आपके इस तरीके के रहने वाले हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके के आपके रहने वाले, यहाँ पर भी आप बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके रहने वाले हैं बेसिकली। तो यहाँ पर ये आपके हुआ करते हैं, स्टार शेप आपके रहने वाला है। सी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाया करेगा। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ेंगे, सभी को अपने आंसर जरूर, अपने मार्क्स जरूर कमेंट करके बताना है। देखो मेरी तबीयत खराब है, मैं फिर भी आपके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका भी कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सर जितने मार्क्स मेरे आए हैं वो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर आपका द लिक्विड लिमिट ऑफ ए सोइल मास इज 20%, यहाँ पर आपका WL हो गया है, दैट इज 20% हो गया है। एंड द प्लास्टिसिटी लिमिट, ठीक है, WP वो आपका है 25%। तो IP आपको पता है डेट इज WL माइनस के WP रहने वाला है। तो ये आपका माइनस के 5 डेट इज, ठीक है, ये आपका माइनस के 5 तो आपका नहीं हो सकता, ये तो आप नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहने वाला है। सी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाया करेगा। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, क्या आंसर रहने वाला है। The water content in a soil sample when it continues to lose its weight without change the volume is called as, तो ये आपका रहने वाला है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसके नीचे आपका कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं होने वाला। तो ये आपका WS श्रिंकेज लिमिट हो जाया करेगा, फिर आपका प्लास्टिक लिमिट हो जाया करेगा, फिर आपका लिक्विड लिमिट हो जाया करेगा।
ऑन द सेम नोट यहाँ पर VS हो जाएगा, ये VP हो जाएगा, ये VL हो जाएगा। तो इसके नीचे आप देख सकते हैं कोई भी वॉल्यूम में चेंज आपका नहीं हो रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाया करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। In hydrometer analysis a soil mass, in hydrometer analysis in a soil mass, तो आपको पता है कि बेसिकली आपके तीन तरह के करेक्शन आपके हुआ करते हैं। डेट इज, एक तो आपका टेम्परेचर करेक्शन रहने वाला है, एक मेनिस्कस करेक्शन रहने वाला है, और एक आपका डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन रहने वाला है। तो जो आपका मेनिस्कस करेक्शन होगा, ठीक है, वो तो आपका पॉजिटिव रहने वाला है, एडिटिव नेचर का रहने वाला है, जबकि जो आपका डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन हुआ करेगा वो आपका सब्सट्रैक्टिव नेचर का रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, मेनिस्कस करेक्शन इज एडिटिव एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन इज सब्सट्रैक्टिव। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाया करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जबकि जो टेम्परेचर करेक्शन होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये तीनों की तीनों बातें आप ध्यान रखिएगा। दैट इज इन केस ऑफ हाइड्रोमीटर एनालिसिस। ठीक, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ग्रेन साइज ऑफ सोइल इंडिकेटेड डेट D10 आपके यहाँ पर साइज आपको दे देगा, D10 के आपकी वैल्यू दे दी गई है, D30 की वैल्यू दे दी गई है, D60 की वैल्यू दे दी गई है। द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ द सोइल, तो CU आपका हो जाया करेगा डेट विल बी इक्वल टू D60 बाय D10, D60 बाय D10। अब D60 का वैल्यू आपको पता है कि सर यहाँ पर 0.006 एंड D10 का वैल्यू है 0.005, ठीक है, 0.005। अब उसके बाद यहाँ पर आपने पता लगा लिया वैल्यू, तो ये हो गया 5 एकम 5, ठीक है, 1.2, ठीक है, 1.2 आपका आ गया। अब 1.2 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाया करेगा। अब आपको पता है CU का वैल्यू जब 4 से कम है तो वो आपका ग्रेवल के लिए होगा, और अगर CU का वैल्यू, ठीक है, CU का वैल्यू अगर 4 से बड़ा है, CU का वैल्यू अगर 4 से बड़ा है तो ग्रेवल होगा। अगर ये वैल्यू आपका 6 से बड़ा होगा तो ये आपका सैंड हो जाया करेगा। एंड CC का वैल्यू आपका 1 से 3 के बीच में रहना चाहिए। ये चीज़ें आपको पता है वेल ग्रेडेड के लिए, ठीक है, दैट इज द वैल्यू फॉर वेल ग्रेडेड। तो ये बातें आपको ध्यान रख लेनी है। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। क्या यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है? आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे दो। In a soil specimen, 70% of soil particle are passing through 4.75 mm sieve, and 40% of particle are passing through 70 micron sieve. यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट आपका 8 दे दिया गया है, एंड कर्वेचर कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आपका 2, मतलब CU का वैल्यू आपको 8 दिया हुआ है, CC आपको दे दिया गया है 2। क्लासिफिकेशन आपको सोइल का यहाँ पर कर देना है। तो मान लो कि मेरी 1000 ग्राम की सोइल थी 4.75 mm, और यहाँ पर आपकी 75 माइक्रोन। मान लो आपकी 1000 ग्राम सोइल था, 1000 ग्राम मान लेता हूँ मैं ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए। 70% ऑफ सोइल, 70% ऑफ सोइल इज सोइल पार्टिकल पासिंग थ्रू 4.75 mm सीव। तो 4.75 mm सीव से 70% पार्टिकल आपके पास हो गए, तो यहाँ पर 300 ग्राम तो यहाँ पर बचा रह गया। 300 ग्राम यहाँ पर बचने के बाद अब 70% यहाँ पर पार्टिकल पास हो गए, चलो 70% यहाँ पर आपके पार्टिकल पास हो गए। 70% पार्टिकल पास होने के बाद 40% ऑफ पासिंग थ्रू द 75 माइक्रोन सीव। तो यहाँ पर आपका कितना बचा? 700 बचा। 700 का आपका 40%, तो ये आपका 280 ग्राम के अराउंड आपका रह गया, यहाँ से पास हो गया, ठीक है। $420 ग्राम आपका इसके बीच में रह गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मोर देन 50% जो भी आपका, ठीक है, 50% से ज़्यादा आपकी चीज़ें यहाँ पर इसमें रिटेंड हो गई है। और दूसरी बात आपका ये है, ठीक है, ये यहाँ, तो यहाँ पर ये आपका सैंड होने वाला है। पहली बात तो सैंड आपका होगा। उसके बाद अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि वेल ग्रेडेड है कि पुअरली ग्रेडेड है। उसके लिए यहाँ पर आपका जो CU का वैल्यू है वो आपका ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, CC का वैल्यू आपका 1 से 3 के बीच होना चाहिए। दोनों कंडीशन आपकी वैलिड है, तो यहाँ पर आपका वेल ग्रेडेड सैंड आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। सी आंसर यहाँ पर आपका
करेक्ट हो जाया करेगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को हो तो बताइएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कीजिएगा। यहाँ पर आपकी बात चल रही है द फ्री फॉल ऑफ ए हैमर फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ सोइल इन स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। तो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट की बात यहाँ पर चल रही है एसपीटी की। तो उसमें जो आपका फ्री फॉल हुआ करता है वो अब क्या रहने वाला, वो आपका 305 mm आपका रहने वाला, डेट इज द फ्री फॉल, या फिर आपका 30.5 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाया करेगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सॉरी, सबको यार गले वाले में मतलब दिक्कत हो ही रखी है पूरी की पूरी। द वॉल फ्रिक्शन ऑफ द रिटेनिंग वॉल, वॉल फ्रिक्शन ऑफ द रिटेनिंग वॉल, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो बेसिकली अगर मैं वॉल फ्रिक्शन को मैं कंसीडर करके काम करता हूँ, उसकी वजह से जो आपका पैसिव अर्थ प्रेशर होगा उसका वैल्यू आपका इंक्रीज हो जाएगा क्या, लेकिन जो आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर होगा उसका वैल्यू आपका डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है। तो यहाँ पर डिक्रीज पैसिव अर्थ प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, तो डिक्रीज पैसिव अर्थ प्रेशर एंड बट इंक्रीज, ये आपका होगा आंसर ए आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पैसिव अर्थ प्रेशर इंक्रीज क्यों हो जाएगा, एक तो आपका वॉल का रेजिस्टेंस है, ऊपर से आपको पुश और करना पड़ेगा वहां पर, तो पैसिव का वैल्यू आपका इंक्रीज होने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाया करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मुझे पता है कि आप समझ सभी के आंसर दे पा रहे होंगे, ठीक है, सभी के आंसर आप दे पा रहे होंगे। तो वही है कि चीज़ें आपको सबकी सारी चीज़ें आपको पता हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। ए 600 mm स्क्वायर बियरिंग प्लेट सेटल बाय 15 mm इन प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट में आपकी 15 mm सेटल कर गई। कौन? एक 600 mm स्क्वायर प्लेट। तो जो आपका बियरिंग प्लेट का साइज है वो आपका है 600 mm, पहली चीज। दूसरी चीज, सेटलमेंट इन प्लेट आपका क्या है, डेट इज 15 mm। ये आपका प्लेट में सेटलमेंट हो गया ऑन ए कोहेजनलेस सोइल। कोहेजनलेस सोइल की यहाँ पर बात चल रही है। अंडर एन इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग ऑफ 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर द सेटलमेंट ऑफ ए प्रोटोटाइप शैलो फुटिंग, ठीक है, ये 1 मीटर होगी। प्रोटोटाइप छोटा कैसे हो जाएगा, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर अंडर द सेम इंटेंसिटी। हो सकता है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक है, रिस्ट्रोच के केस में आपका हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में नहीं होगा फुटिंग के केस में। तो यहाँ पर आपका शैलो फुटिंग आपका हो जाया करेगा। तो मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो आपका विड्थ ऑफ द फुटिंग 1 मीटर हो गया, तो यहाँ पर सेटलमेंट आपको फुटिंग में निकालना है, ठीक है। बात यहाँ पर है इंटेंसिटी आपका सेम है, फॉर अंडर सेम इंटेंसिटी आपको पता है, फॉर कोहेजनलेस सोइल अंडर सेम इंटेंसिटी एस एफ अपॉन एस पी बराबर बी पी प्लस के 0.3 अपॉन बी एफ प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज आपको पुट कर देना है। वैल्यूज आपने क्या क्या पुट कर देना है सर? सबसे पहली बात तो सेटलमेंट इन प्लेट आपका 15 mm है, तो ये मैं 15 mm पुट कर दूंगा। उसके बाद बी एफ का वैल्यू आपका क्या है, ये आपका 1 मीटर है, तो आप इसे 1 मीटर डालिएगा। यहाँ पर बीपी का वैल्यू है आपका, डेट इज 0.60 मीटर। यहाँ पर बीपी 0.60 मीटर, ये बी एफ आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप एस एफ का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपका आंसर क्या आ रहा है आप मुझे एक बार बताएंगे सभी कमेंट करने के बाद, कमेंट करके। तो यहाँ से आपका एस एफ का वैल्यू आ रहा है 19.97 mm, 19.97 mm आपका आंसर आ रहा है। ये वैल्यू आपका 15 mm से 25 mm के बीच में आपका रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाया करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बता सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, सेम इंटेंसिटी बात चल रही है, कोहेजनलेस सोइल है, सिंपल एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एस एफ अपॉन एस पी बराबर बी एफ बी पी प्लस के 0.3 अपॉन बी पी बी एफ प्लस के 0.3 का होल स्क्वायर, खत्म। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, क्या आपका आंसर यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर द लिक्विड यूज्ड इन मैनोमीटर शुड हैव, द लिक्विड यूज्ड इन मैनोमीटर शुड हैव, आपको पता है मैनोमीटर की बात चल रही है, प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज होगा। तो जो लिक्विड आप यूज करेंगे, आप ये चाहेंगे कि सर कम हाइट में मैं ज्यादा प्रेशर मेजर कर पाऊं, कम हाइट में ज्यादा प्रेशर मेजर कर पाऊं, मतलब आपको हाईली डेंस लिक्विड अगर आप यूज करोगे, जितना लिक्विड की डेंसिटी बढ़ेगी उतना ही आप कम हाइट में ज्यादा प्रेशर मेजर कर पाओगे क्या। तो मतलब मेरा ये होगा कि यहाँ पर आपका, ठीक है, हाई डेंसिटी ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, क्या आपका आंसर रहने वाला है। वेंचुरीमीटर यूज टू मेजर, वेंचुरीमीटर की बात चल रही है, तो आपको पता है कि सर बेसिकली वेंचुरीमीटर का जो आपका यूज हुआ करता है वो आपका डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए यूज होगा। यहाँ पर जो आपका CD का वैल्यू हुआ करेगा वो आपका 0.95 से लेकर के 0.99 के बीच में पहली बात रहने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर मान लो मेरा जो डायामीटर है, ठीक है, अगर मान लो कोई एक कंडुइट है जहां से मेरा फ्लो हो रखा है और उसका मेरा अगर डायमीटर है, अगर डायमीटर मेरा 3 मीटर से बड़ा हो गया, तो उस कंडीशन में मैं वेंचुरीमीटर पे काम ना करके मैं आपका रोटेटोमीटर पे काम किया करूंगा। ठीक है, रोटेटोमीटर पे काम किया करूंगा। सिंपल सी बातें हैं। तो डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए यूज होगा, डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप। ऑप्शन नंबर सी आंसर यहां पर आपका करेक्ट हो जाया करेगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर यहां पर आपका करेक्ट हो जाया करेगा। जगह ज्यादा घेर लेता है, लेकिन दिक्कत इसमें यही है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, क्या यहां पर आपका आंसर रहने वाला। सबसे आसान, सबसे मरियल क्वेश्चन। द फ्लो इन पाइप इज नाइदर लैमिनार नॉर टर्बुलेंट, मतलब ट्रांजिशन की बात चल रही होगी। व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर इज, तो आपको पता है लेस देन 2000 पे आपका लैमिनार रहने वाला है और ग्रेटर देन 4000 पे आपका फ्लो टर्बुलेंट रहने वाला है। तो 2000 से 400 के बीच में कोई ऑप्शन होगा, वो हम देख लेंगे एक बार। तो यहाँ पर आपका बिटवीन 2000 टू 28 ये आपका आंसर मान लेते हैं। बी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाया करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपकी चीजें आपको दिख रही होंगी। इन ए कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड, द कॉपर बार विल बी अंडर। तो आपको पता है कि सर एक मेरी बार है ऐसी जो कि मेरी कॉपर की है, एक मेरी बार है ऐसी जो कि मेरी स्टील की है। ठीक है, अब जैसे ही आपने टेम्परेचर को राइज किया, टेम्परेचर राइज करने के बाद जो Cu होगा उसका अल्फा वैल्यू ज्यादा रहने वाला है, 18 × 10⁻⁶ के अराउंड रहने वाला है। Cu का जो वैल्यू होगा 18 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ज्यादा रहने वाला है क्या। इसका आपका 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है। तो ये आपका ज्यादा एक्सपेंशन होगा कंपेरिजन टू द स्टील। तो बाद में क्या होगा, नेट फोर्स को जीरो करने के लिए इसमें आपका दबाव आएगा, इसमें आपका खिंचाव आएगा, इसमें मतलब टेंशन आएगा, इसमें आपका कंप्रेशन आएगा। तो यहां पर पूछा किसमें गया है, द कॉपर बार विल बी। तो कॉपर बार आपका क्या ये कंप्रेशन हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी में यहां पर टिक कर दूंगा। बी आंसर यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। फॉर एन आइसोट्रोपिक होमोजीनियस, फॉर एन आइसोट्रोपिक होमोजीनियस, फॉर एन आइसोट्रोपिक होमोजीनियस एंड इलास्टिक मटेरियल ओबेइंग हुक्स लॉ, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट इज। आपको पता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितने रहने वाले हैं, दैट इज 2। फॉर होमोजीनियस आइसोट्रोपिक कंडीशन के नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट दैट इज 2। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर आंसर करेक्ट हो जाया करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बच्चों को यहां से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कितना आसान क्वेश्चन है। ए प्रिज्मेटिक बार, ए प्रिज्मेटिक बीम फिक्स्ड एट बोथ एंड्स कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, मतलब ऐसा समझेंगे कि एक मेरी ये आपकी बार है, ठीक है, और ये आपका कैरी कर रही है आपका लोड इस तरीके से। लोड कैरी करने के बाद आपको पता है ये आपका W पर मीटर रहने वाला है, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। यहाँ पर डेट्स विल बी WL²/12 एंड डेट्स विल बी WL²/12 आपका हो जाया करेगा। अगर मैं इसका नेट फ्री बॉडी नेट आपका BMD बनाता हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा,
डेट इज सर WL² एंड WL²/12। उसके बाद यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा मिला दो, ठीक है, ये आपका हो जाएगा डेट इज WL²/24। तो यहाँ पर ये आपकी कंडीशन बनी, द रेशियो बेंडिंग मूवमेंट एट सपोर्ट टू द बेंडिंग मूवमेंट एट मिड स्पैन। तो सपोर्ट की बात चल रही है, तो सर सपोर्ट पे देखिएगा, ये सपोर्ट है क्या, ये आपका मिड स्पैन है क्या, तो WL²/12 डिवाइडेड बाय WL²/24, ठीक है, तो ये आपका 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये WL²/28 तो आपको सही में, 24 तो आपको सही में आ ही गया हुआ, और WL²/8 में से WL²/12 माइनस कर दिया, WL²/24 बच गया, सिंपल। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी साथी और आंसर करेंगे। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए बीम अकर्स वेयर। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा, या तो आपका शीयर फोर्स आपका 0 हो रहा होगा, अदरवाइज वो आपका साइन पहला तो ऑप्शन आपको ये देखना है कि कहीं पर आपका शीयर फोर्स चेंज साइन ऑप्शन है कि नहीं है, अदरवाइज अगर नहीं होगा फिर आपका शीयर फोर्स 0 पे आपको जाना है, ठीक है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आपका, शीयर फोर्स चेंज साइन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाया करेगा। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, क्या आपका आंसर यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर बात चल रही है द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम इज 0 व्हेन। स्लेंडरनेस रेशियो आपका कॉलम का 0 होगा, वो कब होगा, आपको पता है कि भाई साहब आपका मान लो एक सिंपल सी बात सोचो, सिंपल सी बात अपना सोचने का है और अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा स्टूडेंट आंसर याद कर लेते हैं, सर इसका आंसर ये होगा, देखो ये आपका एक कॉलम है, ये आपका कॉलम है। अब एक एक्सिस तो आपका हो गया ये वाला, ठीक है, इसे मैं आपका जेड एक्सिस मान लेता हूँ। अब एक एक्सिस आपका हो गया ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। अब आपको पता है आई जेड जेड ग्रेटर देन आई एक्स एक्स, ठीक है, तो मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपका जेड जेड एक्सिस का ज्यादा है। जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपका जेड जेड एक्सिस का ज्यादा है तो जो बकलिंग होगी वो आपका आई एक्स एक्स के अबाउट होगी, सिंपल सी बात है। तो जब ये बकलिंग है वो आपकी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिएगा, फिक्स आपके सपोर्ट है। तो अब क्या काम किया गया इसके बाद, अब इस बकलिंग को भी रोकना चाहा, इस बकलिंग को भी रोकना चाहा, क्यों, कि ये आपका ऐसा था, ये आप ऐसे नाच रहा था, ठीक है, नहीं चाहते आप ऐसा भी नाचे, तो आपने क्या काम किया, आपने यहाँ पर इस तरीके की वॉल्स आपने लगा दी, यहाँ पर थ्रू आउट इट्स लेंथ इस तरह की वॉल्स आपकी लगा दी। अब जब समझ रहे, अब जैसे ही आपका लोड आएगा ये नाचना चाहेगा पर नाच नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब आपका पहले तो जेड के परपेंडिकुलर में आपका यहाँ पर बकलिंग होना था, उसमें भी अब रिस्ट्रेंट कर दिया गया है क्या, जब यहाँ पर आपकी ये वॉल वगैरह लगा दी गई है तो अब कैसे ये भाग पाएगा, अब नहीं भाग पाएगा, अब इसके पास वो रास्ता भी बंद हो गया है। तो इसीलिए अब यहाँ पर आपका स्लेंडरनेस रेशियो मतलब लैम्डा का वैल्यू आपका हो गया 0, लैम्डा बराबर एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम, ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू आपका हो गया 0। अब 0 होने के बाद मतलब आपकी जो रिजिडिटी है वो आपकी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो इस कंडीशन में इट्स लेंथ इज रेडियल इफ द लेंथ इज सपोर्टेड ऑन ऑल साइड थ्रू इट्स लेंथ, डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कोई डाउट तो इसमें आपको नहीं होना चाहिएगा। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। अब कुल मिलाकर के बाद देखो ये है, अपने जो भी आपके मार्क्स आए हैं वो कमेंट करके आपको जरूर बताना है, और यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो भी नए स्टूडेंट को जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जब भी अभी आगे क्लास हो तो आपको पता चलता रहे। और जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी वो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आपको सही लगता है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूट्यूब पर आपकी काफ़ी पूरी चीज़ें हमने यूट्यूब पर पढ़ा रखी हैं। देखो मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, अगर आप यूट्यूब पर हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप मान लो अभी 1 महीने पहले, ठीक है, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 2 महीने पहले आप जुड़े हैं, तो हो सकता है आपकी चीज़ें कुछ आपकी स्किप कर गई हो, तो उसके लिए आपका बेनिफिशियल रहने वाला है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। और अवनीश सर की क्लास आपकी आप रेगुलर होगी, ठीक है, अवनीश सर की क्लास आपकी, ऐसा नहीं है कि अगर ये वीडियो सुबह में डलता है तो अवनीश सर की क्लास शाम में नहीं होगी, तो अवनीश सर की क्लास आपकी रेगुलर होने वाली है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। और देख लेते हैं एक बार, हाँ, ये आपका SSC JEE प्रीलिम्स का बैच आपका चल रहा है, तो आप इसे देख सकते हैं, जो कि आपका 5 नवंबर से स्टार्ट आपका हो गया था। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। इसी तरीके से हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपका एग्जाम है तो उसके लिए समझ रहे हैं, आपकी तो मेहनत चली रही है, ठीक है। तो बाय बाय आप सभी को, लव यू ऑल, बाय।